हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और फोर्थ चैप्टर से हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं और ये फोर्थ चैप्टर है। अच्छा, इसका टॉपिक देखिए आप, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। स्पेशल आर्टिकल है, इसीलिए हम इसको थोरली डिस्कस करेंगे। और राइट, अच्छा जी, ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है सेल्फ रिलायंस को इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और राइट, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया, द इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेरिंग एट मायरेट प्रॉब्लम्स दैट सीम्ड इंट्रैक्टेबल। मैनी चैलेंजेस दैट ले अहीड फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स वाज टू ट्रांसफॉर्म अ पुअर एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन। आपको पता है कि एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद हमें लगा कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इसको किस तरीके से चेंज किया जाए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में किस तरीके से उभारा जाए। उसके लिए दिस वाज कॉन्स्टेंट बाई सेवरल रिसोर्सेज दैट हैड टू अलाउड अक्रॉस अ नंबर ऑफ सेक्टर्स, रिसोर्सेज बीइंग स्केर्स इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो गौर फरमाइए, रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी रहती है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में। इट वाज डिफ़िकल्ट टू डेवलप ऑल सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। तो सभी सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली आप डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंस अ फ्यू लीडिंग सेक्टर हैड टू बी आइडेंटिफाइड। तो आपको कुछ ही सेक्टर यहाँ आइडेंटिफाइड करने होंगे कि हम पहले ये 3 सेक्टर उभारेंगे, उसके बाद जाएंगे नेचुरल गैस पे, कोल पे, वगैरह वगैरह पे। ठीक है, पहले हम इन 3 सेक्टर को उभारेंगे। और राइट, तो इस तरह की चीज़ आपको लेकर के चलनी पड़ती हैं फॉर एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज। दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज द बिग पुश थ्योरी एसर्टेड बाई द रोडन। तो इसको हम कहते हैं कि रोडन की बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी का मेन मतलब ये है कि आप सभी सेक्टर्स का एक साथ डेवलपमेंट नहीं कर सकते एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर या एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर। इसके लिए आपको कुछ सेक्टर चुनने होंगे और सारे रिसोर्सेज को उसमें डालना होगा। जब वो जो सेक्टर हैं डेवलप्ड हो जाएं, उसके बाद आप बाकी के सेक्टर्स की तरफ जाएंगे। और राइट, तो इतना आपको इस थ्योरी से याद रखना है। फिर एक और इफ़र्ट किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, आपने सुना होगा। पीसी महालवोलिस मॉडल की तरफ ये आधारित था। इसका मेन एम्फेसिस क्या था सेकंड 5 ईयर प्लान का? ये था कि स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन रेस्टिंग ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो बेसिक मतलब ये था कि स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है इंडिया के अंदर। ओके, ये आपको सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वहाँ से ये चीज़ें देखने को मिली। ठीक, ओके। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की शुरुआत कहाँ से हुई? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वाज मेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 इशूड बाय द गवर्नमेंट विच एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर इन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई, जहाँ देखा गया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1951 में आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1956 में आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी आपको समझ करके यहाँ पर चलनी है। ओके, उसके बाद अच्छा, ये जो आपका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसने क्या देखा? स्ट्रेस ऑन कॉरपोरेशन cooperation between the public and private sector, but an increasing role was emphasized for the former so that in due course of time it could attain the commanding heights of the economy। तो दोनों की इम्पोर्टेंस को देखा, बट पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा भांपा गया। और राइट, ओके, फास्ट फॉरवर्डिंग टू द 1990s में आए। As a policy response to the crisis brewing up since the late 1980s, wide-ranging reforms in industrial deregulation, foreign trade policy, exchange rate and payment regime, capital markets and banking sector, fiscal consolidation, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई 1990s में। आपको पता है लिबरलाइजेशन वगैरह भी हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स भी देखने को मिले। ठीक है, तो इतने सारे चेंजेस इकोनॉमिक सेक्टर में किए गए। उसके बाद एक नई पॉलिसी की ज़रूरत थी। नई पॉलिसी के रूप में हमारे पास आई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की। इसमें क्या करना है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको 12 से 14% बढ़ाना है।
इंक्रीज़ करना है जीडीपी में हिस्सा 25% तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 2022 तक, ठीक है। क्रिएट करनी है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाई 2022, ठीक है जी। तो ये 5 पॉइंट जो भी हैं उनको आपको याद रखना है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, वो कुछ ऐसे ही नहीं बन गई कि बैठे बैठे ही बना ली, नहीं, वो इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स, ओके। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से देखनी थी। इस पेज पर इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट यहाँ से था और यहाँ तक था, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी। ओके, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, इसको आपको नहीं पढ़ना। ओह राइट, फिर क्या हुआ? देखिए, वर्ल्ड वॉर टू और ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद कोई सबसे बड़ी बीमारी आई है तो कोविड-19 आई है। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। मेडिकल सप्लाईज़ ख़त्म हो गई हैं, इकोनॉमी ख़त्म हो गई है। आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च किया सरकार ने। इसके चलते हमें अपनी जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पैरा यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये कुल मिलाकर के ये कह रही हैं कि कोविड-19 के बाद हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइव करने की ज़रूरत है, किसी और तरीके से ले जाने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये देखिए, एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोविड-19 के बाद, ठीक है जी। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विच रिक्वायर्स फोकसिंग ऑन अ फ्यू सेक्टर्स टू बिल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ऐसा फिर से वही बात आ जाती है रोडन थ्योरी के हिसाब से कि सभी सेक्टर्स को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। कुछ सेक्टर्स को साथ में लेकर के चलना होगा जिसमें हम लीडिंग काम कर सकते हैं, जिसमें हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम मेकिंग इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो ये इतनी लाइन आपके लिए सफिशिएंट है, इसके नीचे कुछ नहीं पढ़ना। इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट इन दिस सेक्टर्स, ठीक है। तो वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिन सेक्टर में इंडिया लीडिंग कर सकता है उन सेक्टर्स को चूज़ करिए और उनमें अच्छा काम कीजिए। और राइट, फिर ये देखिए, द स्लोगन ऑफ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड रिक्वायर्स डिफाइनिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी देखी गई है कि अच्छी नहीं बनती, ठीक है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने भी देखा है कि जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। तो हमें क्या ज़रूरत है? क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड सर्विसेज द की ड्राइवर ऑफ द कम्पिटिटिवनेस। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इससे हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और सुधार सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिले कि कुछ सेक्टर्स में अच्छा करना है और क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, क्वालिटी पर ध्यान किस तरीके से दे सकते हैं? क्वालिटी पर ध्यान 3 तरीक़ों से दिया जा सकता है, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करें कि एक प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड से नीचे का नहीं होगा, ठीक है, उससे ऊपर का हो सकता है। और राइट, एक तो उसका स्टैंडर्ड डिफ़ाइन हो गया। दूसरा, हम सलाह ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन है, कोडेक्स है। इन इस तरह के कमीशन से हम एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। तीसरा काम क्या हो सकता है कि हम एनहेंस करें टेस्टिंग को, कि हमारी कंपनी में आइए, हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग, रेगुलरली टेस्टिंग होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिकली विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो 3 पॉइंट आपको क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव होगी वो मिल गए। अच्छा जी, तीसरा काम क्या कर सकते हैं? एक काम मैंने बताया कि फ्यू सेक्टर्स पर ध्यान दें, दूसरा बताया क्वालिटी पर ध्यान दें, तीसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसको भी अच्छा करना है, उसकी कॉस्ट को कम करना है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। सप्लाई डिमांड सब कुछ बढ़ता है। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करना है, दस मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मोर कम्पिटिटिव ग्लोबली। तो ग्लोबली जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, कितने ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स चाइना के आते हैं, तभी तो उनका ग्लोबल मार्केट इतना अच्छा है। उस तरह के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर तैयार करने होंगे अगर हमें ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है तो। ओके, चौथा एरिया आप किस एरिया में काम कर सकते हैं? तो वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको पता है कि 10 की इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे बिजली मिलती है या फिर टैक्सेशन में कितनी दिक्कतें आती हैं, उस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं।
उन मुद्दों को अगर आप सोल्व कर लेते हैं, सिर्फ 10 मुद्दों को अगर आप सोल्व कर लेते हैं, तो हमने अभी देखा कि हम कितनी अच्छी रैंक पर यहाँ आ गए हैं। 63 रैंक इंडिया की रही है हाल ही के दिनों में, ठीक है। तो अगर हम इन 10 इंडिकेटर्स में अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 10 इंडिकेटर्स में अगर अच्छा कर लें, 2-3 एग्जाम्पल दे करके आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ये सब पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप अलग से जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर वहाँ पर होते हैं। ऑलराइट, ओके। पांचवा पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर सकते हैं। अब वो पुरानी टेक्नोलॉजी बंद करनी होगी अगर आपको इनोवेशन चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए। इंडस्ट्रीज़ का अपग्रेडेशन करना होगा अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाना है तो, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 के तहत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उसके तहत नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन करना है चीज़ों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करना है, बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करना है। उस तरह की तकनीकों को यहाँ इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ये सब चीज़ें भी अब साथ में लेकर के चल रही हैं। डिजिटल स्किल को बढ़ावा देना है। क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? आप उसके लिए एक नेशनल ग्रिड, डिजिटल ग्रिड बना सकते हैं। आप रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन रिजीम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब डाटा को भी कंजर्व करके चलना है, ठीक। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए वाया टेक्नोलॉजिकल अटेनमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप बना सकते हैं टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट फंड। एक टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट फंड कैन बी क्रिएटेड विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन टू सपोर्ट एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि उस पैसे से टेक्नोलॉजी को ख़रीदा जा सके। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोविड-19 में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज़ को पोस्ट कोविड क्या करना चाहिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो उनको सहारा लेना चाहिए सोशल मीडिया का, उनको सहारा लेना चाहिए वेब प्लेटफॉर्म्स का, उनको सहारा लेना चाहिए एनहेंसिंग कस्टमर सर्विस फंक्शंस ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन तरीक़ों से अपने बिज़नेस को फिर से रिवाइव करें, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए अपने आप को फिर से रिवाइव करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो भी हर्ट हुआ है कोविड-19 के दौरान, उन चीज़ों को यहाँ पर मदद मिलेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि देखिए, मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया है, इज़ फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 15 चैम्पियन सेक्टर्स। तो देखिए, फिर से बता रहा हूँ, सारे सेक्टर्स यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। जिन सेक्टर्स में हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटो मोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर एंड फुटवेयर ईटीसी में मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर कंसल्टेशन करके 15 ऐसे सेक्टर चुने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब ये है, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर सेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सुटेबली इंसेंटिवाइज इन्वेस्ट। तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो भी सेक्टर चूज़ किया जाएगा, कि इंसेंटिव का मतलब ये हो गया कि कुछ लाभ उनको ज़रूर दिया जाएगा जिससे कि उनके पैसे की बचत हो। तीसरा काम क्या किया गया है? तीसरा काम आपका फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। गौर फरमाइए, इंपॉर्टेंट है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इज़ इन ऑपरेशन फॉर सेल्यूलर मोबाइल्स, हैंडसेट एंड ई व्हीकल्स। तो इनके क्षेत्र में किया गया है। नीति आयोग हैज़ आइडेंटिफाइड एलईडी लाइट्स, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी चीज़ों पर काम किया जाएगा। तो मेडिकल डिवाइसेस, एलईडी लाइट्स, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो बेसिकली फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होती क्या है? फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि पहले हम मैन्युफैक्चर करेंगे ऐसी एसेसरीज़ को जो कि लो कॉस्ट की होती हैं, ठीक है। लो कॉस्ट एसेसरीज़ को हम पहले बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम हायर वैल्यू की एसेसरीज़ की तरफ जाएंगे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के अंदर चलेंगी। ओके, ऑलराइट, ओके ओके ओके। तो गवर्नमेंट ने और क्या किया? 3 प्रोग्राम्स हमने देख लिए, मेक इन इंडिया 2.0, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम और फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उसके बाद
हम बूस्ट कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर कोई बाहर की कंपनी किसी कंपनी में इंडिया की में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको कहते हैं एफडीआई, जो भी पैसा यहाँ पर आता है। ओके, इतना बेसिक काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, ये आप आर्टिकल मत पढ़िए, मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर आप कर क्या सकते हैं। इसके अंदर आप एफडीआई को 100% अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 100% ना दिया जाए तो कम से कम 90%, 80%, जितना आपका मन करता है उतना यहाँ पर अप्रूवल दे सकते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट सपोर्ट से दिया जाए या ऑटोमेटिक रूट से दिया जाए, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट अप्रूवल से करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर मन नहीं करता कि एफडीआई इन्वेस्ट किया जाए। ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट के रास्ते यहाँ पर खोलने होंगे। ठीक है, तो एफडीआई 100% अलाउ कर दो, ऑटोमेटिक रूट से अपने आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी, यही लिखना था जो मैंने बताया। उसके बाद गवर्नमेंट ने दो ग्रुप बनाए हैं, पहला है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और दूसरा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। अच्छा, इन दोनों का जो बेसिक काम है वो ये है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट के अंदर उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी एक मिनिस्ट्री के बस की नहीं होते। जैसे वाटर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन भी करना होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री से भी मिलना होगा, वाटर जो मिनिस्ट्री है उससे भी मिलना होगा, रोड परिवहन मिनिस्ट्री उससे भी मिलना होगा, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से भी मिलना होगा। तो इन सब कंपोनेंट को साथ में लेकर चलना होगा। उसके लिए ये लॉन्च किया है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स इन मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है ईजीओएस का, ब्रिंग करेगी सिनर्जीज एंड एंश्योर टाइमली क्लियरेंस गौर फरमाइए फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सपोर्ट एंड फैसिलेशन along with policy stability. PDCs in administrative ministry will create a pipeline of investable projects. ओके, तो बेसिक आपको मतलब समझ में आया ईजीओएस का। ईजीओएस का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ को इस तरीके से लेकर के चलना है कि टाइमली क्लियरेंस मिल सके जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है उसको। दूसरा जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, वो विल ब्रिंग अबाउट सिनर्जीज बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड एमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड रिलेटिव इंसेंटिव पॉलिसीज़। तो यहाँ पर दोनों का मकसद सेम ही है, बस मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है ताकि पेपर वर्क को कम किया जा सके। ओके, इतना आपको यहाँ से देखना है। फिर यहाँ पर लॉन्च की गई है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया है, इससे पहले भी बताया पिछले पार्ट में। लगभग 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बनाने की बात चल रही है। पाइपलाइन से आप ये मत समझिए कि ये कोई ऐसा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नहीं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, 100 लाख करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप इस चीज़ को जा कर के देख सकते हैं। अब आपको कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि इंडिया शेयरिंग ग्लोबल वैल्यू चेन इज़ लो एज कंपेरेबल इकोनॉमीज़। तो अगर हम और देशों से देखें तो इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन में जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अच्छा, एक टर्म जो यहाँ पर है आपकी वो ये है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको जानना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे देता हूँ। यहाँ आपको इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ दिया भी नहीं है यहाँ पर इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको नीचे जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मिल करके बनाया गया था, तो इसके बारे में नीचे लिंक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आगे आते हैं। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कोविड-19 से बीमार हुए और एमएसएमईज़ बच गए, एमएसएमईज़ भी नहीं बचे, तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर कवर किया गया है। देखिए, एमएसएमईज़ का जो रोल है इकोनॉमी में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे ट्रिमेडियस चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उन चैलेंजेस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, लिखा हुआ ये है कि कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020 से। अब लॉकडाउन लगा तो जो एमएसएमईज़ हैं उनकी तो बिक्री बंद हो गई। थर्ड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल विटनेस्ड अ राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 26%।
तो 26% अनएम्प्लॉयमेंट, 14 करोड़ लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी ड्यू टू लॉकडाउन और द कोविड-19। अब इससे ये आपका जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है ऑफ द इकोनॉमी, एमएसएमई, ये भी इससे नहीं बचा और इसमें भी बहुत हलचल देखने को मिली। अच्छा, एमएसएमई के बारे में 2 पॉइंट ये पता होने चाहिए कि 30% हिस्सा होता है एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में और 31% हिस्सा होता है जीबीए में। लगभग 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी कवर करता है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, 48% हिस्सा होता है इसका टोटल एक्सपोर्ट में 2018-19 में। जितने भी एक्सपोर्ट हुए 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई की वजह से हुए। 21% लोगों को रोज़गार भी देता है एमएसएमई सेक्टर। इतना आपको एमएसएमई सेक्टर के बारे में पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा रोल लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर फालतू ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, सही है। अब एमएसएमई सेक्टर तो है, एमएसएमई में 3 सेक्टर आते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो इन तीनों में जो माइक्रो सेक्टर है लगभग 95% तो वही है। बाकी के 5% में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं। तो माइक्रो जो हैं वो 95% कवर करते हैं। अब 95% कवर करते हैं और मोस्टली इनफॉर्मल होते हैं, मतलब ऐसा फॉर्मल इकोनॉमी में इनका हिस्सा बहुत ही कम होता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इनका हिस्सा ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ दीज यूनिट्स डिपेंड ऑन एजेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का कलेक्शन भी इनका जो है वो एजेंट्स पर ही डिपेंड करता है। कोई फॉर्मल सोर्स नहीं होता इनका कि कहाँ से हम रेवेन्यू को जनरेट करें। उसके कारण, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स इनको देखने के लिए मिलती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनको फॉर्मल फाइनेंस के लिए एक्सेस नहीं होती। फॉर्मल फाइनेंस के लिए एक्सेस का मतलब है कि बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक इनको लोन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। माइक्रो जो है एंटरप्राइज है, पैसा वापस कर पाएगी या नहीं, ये दिक्कत बैंक को रहती है। दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप, इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो 2 ये बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि एमएसएमई जो सेक्टर है उसके अंदर भी माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं, जो कि 95% कंट्रीब्यूट करती हैं, वो पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं, वर्स्ट हिट हुई हैं। और उससे भी इनको 2 प्रॉब्लम होती हैं, एक तो फॉर्मल फाइनेंस नहीं मिलता, दूसरा एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है जी। तो दिक्कत क्या है, मेजर बॉटलनेक्स क्या है माइक्रो एमएसएमईज़ के लिए? तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब होता है कि बैंक से लोन नहीं मिलता। बैंक किस तरह के? कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिलता, गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिलता। और तो इनको डिपेंड किस पे रहना पड़ता है वो मैं अभी बताऊंगा कि लोन आखिर इन्हें पैसा मिलता कहाँ से है। तब इनको देखिए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है, ठीक है। सेवरल स्टडीज़ हैव अनएम्बिगुअसली शोन एक्सेस टू टाइमली एंड एडिक्वेट फाइनेंस रिमेन्स अ मेजर हर्डल। तो सबसे बड़ा हर्डल यही है कि जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का देखिए मतलब समझिए आप पहले। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई, आरबीआई, इनसे लोन नहीं मिलता। लोन कहाँ से मिलता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, जैसे मनी लेंडर वगैरह है, फ्रेंड हैं आपके, कोई ट्रेडर हैं, एजेंट हैं, रिलेटिव हैं, लैंडलॉर्ड है, ये सब होते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फॉर्मल सोर्स नहीं है इनका। आरबीआई की यूके सिन्हा कमेटी रिपोर्ट ने भी ये बात जाहिर की कि सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है एमएसएमई सेक्टर में वो यही है कि इनको पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता है। एक्सेस टू फाइनेंस एज अ फॉरमोस्ट कॉन्स्टेंट हिंडरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। सीधी लाइन लिखी हुई है, आपको सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई, द इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने पॉइंट आउट किया कि एमएसएमई को जस्ट 17% लोन मिलता है। टोटल लोन का जितना लोन दिया जाता है उसका सिर्फ 17% लोन ही इनको मिलता है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को देखा कि 65% एमएसएमईज जो हैं वो फाइनेंशियल जो सोर्स है उनका वो नहीं पता कि क्या है। 65% एमएसएमईज का फाइनेंशियल सोर्स नहीं पता है। ठीक है, इन दिस कॉन्टेस्ट टू प्रिंसिपल्स चैनल्स ऑफ ऑपरेशंस दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ फॉर्मल फाइनेंस। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता फॉर्मल फाइनेंस टू एमएसएमई? इसके 2 कारण हैं। पहला ये है कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, दूसरा कारण ये है कि इनके पास कोलेट्रल नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये है कि इन्होंने पहले लोन लिया हो और वापस न कर पाए हो तो बैंक दोबारा लोन क्यों देगा। ठीक है, दूसरा कोलेट्रल, कुछ गिरवी रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता है। तो 2 बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही हैं जिसके कारण बैंक या आपके कोऑपरेटिव या कमर्शियल बैंक्स इनको लोन नहीं देते। इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है फाइनेंस का, तो फिर क्या करेंगे ये लोग?
जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं से ही पैसा उठाएंगे। ठीक है, तो यही हमने आपको बताया कि फर्दर टू इम्प्रूव करना है फॉर्मल फाइनेंस, यानी इनको जोड़ना है कि किसी तरीके से ये लोन लें फॉर्मल फाइनेंस के थ्रू। अच्छा, बैंक्स को एक डर और है, दो डर तो हो गए कि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, दूसरा कोलेट्रल भी नहीं है, तीसरा डर ये भी है कि बैंक को अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को नहीं बढ़ाना होता। एनपीए का इशू पहले से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से अगर इस तरह से लोन बांटेंगे तो वहाँ पर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ वेरी मच हाई। एमएसएमई सेक्टर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिस्क ज़्यादा होता है तो लोन देने में दिक्कत, और लोन देने में दिक्कत, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगी, बासर 3 नॉर्म्स हम लोग कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। According to World Bank Enterprise Survey data, 30% of the MSME facing financial constraints cited। तो तीन तो कॉन्स्टेंट हमने आपको बताए कि बैंक लोन नहीं देते, और बहुत सारे यहाँ पर हमने देखे उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फॉर्मल फाइनेंस भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है। ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि 10% जैसे औरों के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर इनसे ज़्यादा रेट मांगा जाता है क्योंकि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। दूसरी दिक्कत हाई कोलेटरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, 10 रुपये आपने लोन लिया, 10 रुपये का ही आपने सामान गिरवी रख दिया, आपको लोन नहीं देंगे, आपको 20 रुपये का सामान गिरवी रखना पड़ेगा 10 रुपये का लोन लेने के लिए। इसको कहते हैं हाई कोलेटरल रिक्वायरमेंट। एंड इनसफिशिएंट साइज ऑफ लोन, लोन का इनसफिशिएंट साइज एंड मैच्योरिटी पीरियड एज एन इम्पेडिंग फैक्टर, कि 1 साल में मैच्योरिटी होगी जबकि 1 साल में प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं कि मार्केट में आती हैं। ठीक, ये सब हमने आपको बताया कि एनपीए वगैरह का इशू यहाँ पर रहता है, फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनको पैसा देने में दिक्कत करती हैं। इससे ज़्यादा आपको ये सब डाटा नहीं देखना कि एनएसएसओ सर्वे के हिसाब से क्या 90, 220 और 20 से 25 डॉलर, इस इतने सारा डाटा को आपको नहीं देखना। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्मल फाइनेंस क्यों नहीं मिलता एमएसएमई को, तो उसके कुछ कारण हैं। इनसफिशिएंट लोन है, लोन प्रोसेसिंग का टाइम बहुत बेकार है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लोन का टेन्योर सही नहीं है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो 7% लोन इस वजह से नहीं मिल पाते। सबसे ज़्यादा लोन प्रोसेसिंग टाइम की वजह से लोन नहीं मिल पाता है एमएसएमई सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो ग्राफ है ये भी देखना है। बेसिक कहने का मतलब ये है, आप ऊपर की लाइनों को ना पढ़ें, सिर्फ इस ग्राफ को देखें, तो लोन आपको पे करना होता है लगभग 90 दिनों के अंदर। तो बहुत सारे जो डेप्टर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है वो इसको लगभग 200 आपका 20, 270 इतने दिनों में लोन को पूरा कर पाते हैं, और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिन लिया जाता है फिर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी दिक्कत चलती है। 90 दिन के अंदर आपको लोन या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ ना कुछ पे करते रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेज दिखाए गए हैं कि कितने दिनों लग जाते हैं इन चीज़ों को कवर करने में। ठीक है, और राइट, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन सर्वे हुआ, जो 5000 एमएसएमई यूनिट्स का, यहाँ पर ये पता लगा कि 71% जो एमएसएमई हैं उनके पास सैलरीज तक नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। कोविड-19 की ये सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही है। कोविड-19 के दौरान पैसे देने के लिए 71% लोगों के पास, एमएसएमईज़ के पास पैसा भी नहीं है। ठीक है जी, ओके। इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब भी हमने आपको ये से बताया कि 95% जो एमएसएमईज़ हैं वो माइक्रो एंटरप्राइज है। माइक्रो एंटरप्राइजेज बेसिकली लोन लेने बैंकों के पास नहीं जाते। ठीक है, वहाँ पर दिक्कतें भी मैंने आपको बताई क्या क्या दिक्कतें आती हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत सारे, लोन का टेन्यूर नहीं पता कितना है, रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोन का अमाउंट नहीं पता कि कितना देना लेना है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, ओके, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है। बेसिकली आप इतना ही समझिए इस समय कि 95% जो हैं वो माइक्रो हैं, और वो बेसिकली डिपेंड रहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। ओके, देखिए, तो इन जो माइक्रो एंटरप्राइज़ है, गौर फरमाइए, माइक्रो एंटरप्राइज़ है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको पावर अवेलेबल नहीं हो पाती, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता, इनकी डिमांड भी अच्छी नहीं रहती, क्रेडिट है, फाइनेंशियल ड्यूज़ हैं, लेबर है, ये सब इनके पास अच्छे नहीं है। ये हैं ऑब्स्टिकल्स जो फेस किए जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर फर्म यानी कि माइक्रो एंटरप्राइज द्वारा, नॉट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा। ठीक है जी,
अब आप बहुत ज़्यादा डीप में चले गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको अब नहीं पढ़नी, ठीक है। इससे नीचे का आपको ये ग्राफ भी नहीं देखना, जो ग्राफ काम के थे हम देखते हुए चल रहे हैं, बट आपको ये वाला ग्राफ यहाँ पर नहीं देखना है। ओके, तो अब आप ये देखिए कि जो सोर्स है फाइनेंस का इनफॉर्मल सेक्टर से वो क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस लिया जाता है वो लिया जा रहा है आपका कमर्शियल बैंक से, मनी लेंडर्स से, फ्रेंड से, यानी दोस्त से उधारी ले ली जाती है, फिर मनी लेंडर से। ये हो गया आपका फॉर्मल, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं, बट वो भी कम है, नहीं 30% ही ले रहे हैं लोन आप कमर्शियल बैंक से। इसका मतलब ये है कि आप बाकी कहीं भी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्टर से लोन ले रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से, दोस्तों से लोन ले रहे हैं, मनी लेंडर आ रहा है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो इन सब से भी आप लोन ले रहे हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का योगदान भी यहाँ कम नहीं है, क्योंकि दो बहुत बड़ी चीज़ें देखी, मनी लेंडर और फ्रेंड्स, ठीक है। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में क्या किया, सरकार ने क्या किया? To combat the adversities faced by the MSME, the government has introduced vital policy measures and funding schemes to reeling MSME sector. The current interventions include the deferring GST payment till June 2019. MSME सेक्टर को जीएसटी में राहत दी गई, आरबीआई ने ऐसा काम किया। आरबीआई ने अलाउ किया कि जो कैपिटल लोन है वो अगले 3 महीने के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझते चलिए, इनको कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए इनके ड्यूज़ को कुछ आगे बढ़ा दिया गया। जीएसटी का जो इनका देने का सिस्टम था उसको ख़त्म किया थोड़ा सा, जून 2020 तक नहीं दे पाओगे तो मत दीजिए। अगले 3 महीने के लिए कैपिटल लोन को जो है उस पर छूट दी गई। एमएसएमई आर फर्दर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लोन पेमेंट अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई ने लॉन्च किए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी कि जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंकों को देगी ताकि वो आगे एमएसएमईज वगैरह को ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस 1 लाख करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो द पब्लिक सेक्टर बैंक ने ऑल्सो सेटअप द कोविड-19 इमरजेंसी लाइन क्रेडिट लाइन टू ईज द लिक्विडिटी क्रंच फेस बाय द एमएसएमई। तो एमएसएमई की सहायता करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस तरह का एक क्रेडिट लाइन फंड भी यहाँ पर लॉन्च किया है। फिर सिडबी ने कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन्स, इनको भी थोड़ा कम किया है एमएसएमईज की सहायता करने के लिए। तो बेसिकली सभी बैंकों ने कुछ ना कुछ किया है, सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पर योगदान किया है। गवर्नमेंट अभी और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से $1 ट्रिलियन का एमएसएमई पैकेज भी दिया जाए, ठीक है। जब हालांकि जो अभी 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया था उसमें भी एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया गया था। ऊपर से 1 लाख करोड़ का जो लोन है और देने की कोशिश की जा रही है। पैकेज यहाँ स्टिमुलस पैकेज देने की बात हो रही है। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर आना है। ऑलराइट, द लेंथी प्रोसेस एंड बर्डन ऑफ द डिस्काउंटिंग फी एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस ड्रोव एमएसएमई टुवर्ड इन्फॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर आइए, देखिए एमएसएमई मिनिस्ट्री लॉन्च द डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग पोर्टल एमएसएमई समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है समाधान पोर्टल, 2017 में लॉन्च किया था। एमएसएमई कंप्लेन कर सकते हैं अगर पेमेंट जल्दी नहीं मिल रहा है किसी के द्वारा। एक एमएसएमई ने कुछ बेचा, वहाँ से पेमेंट ही नहीं आ रहा है, तो इस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री उसका समाधान करेगी कि पैसा जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा जो लाइन है ये आपको याद रखनी है, यूज़ करनी है जगह जगह पर, ओके। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, ओके। फिर यहाँ पर एक ऐसे ही लाइन लिखी हुई है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एमएसएमई सेक्टर्स कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही आवश्यकता ही अरे हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये चीज़ आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही याद रखनी है, लिखिए या मत लिखिए वो आपके ऊपर ही है, ठीक है जी। आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संकल्प फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। उसी के चलते संकल्प भी लॉन्च किया गया। बेसिक प्रोग्राम था कि डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, गौर फरमाइए,
डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे स्किल प्रोग्राम्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेंटर को स्कीम बनाकर नीचे नहीं भेजेगी कि इम्प्लीमेंट कीजिए। संकल्प इनिशिएटिव के अंदर होगा क्या कि नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वर्क होंगे और ऊपर यहाँ पर पहुँचा जाएगा कि हमने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। और राइट, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर काम होगा। ओके, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये है कि कोविड-19 आया, ठीक है जी, लॉकडाउन लगे, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, लोग अर्बन सेंटर से रूरल सेक्टर की तरफ को चले गए, अपने अपने घर वापस गए। बेसिक कहने का मतलब ये है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर वापसी आए। और ठीक है, तो काफ़ी लोग वापसी आए। अब वापस आए तो इनको इनके हिसाब से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मनरेगा वगैरह के तहत। तो जो स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं? स्टेट रजिस्टर कर रहे हैं रिटर्नीस को कि अर्बन सेक्टर से कौन कौन वापस आया है। उनका स्किल लेवल नाप रहे हैं कि स्किल कौन सी उनके पास स्किल है, और उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही ऐसे मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई वर्कर है, वो बिल्डिंग बनाने में अच्छा था लेकिन अभी गांव वापस आया तो उसको मनरेगा के तहत वर्क किया जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब ये अपने गांव में वापस आए हैं, ना कि शहर में गए हैं, तो अर्बन से रूरल की तरफ आए हैं। तो रूरल सेक्टर में सेंटर का वर्क काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर या तो रहता है स्टेट का वर्क, या फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट का वर्क, या फिर विलेज लेवल पर पूरा ग्रास रूट लेवल का वर्क। तो सेंटर का जो कट है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। स्टेट का भी कट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। अब जो काम रह गया वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का रह गया और विलेज लेवल के ऑफिसर्स का रह गया। उन लोगों को ही यहाँ पर इनको लेकर के चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ब्रिंग्स ओल्ड फैशन डिसेंट्रलाइजेशन टू द सेंटर स्टेज। तो अब जो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ग्रास रूट लेवल पर जो वर्क होगा उसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन वर्क। ग्रास रूट लेवल पर वर्क होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर वर्क होगा। जो जैसे पहले किया जाता था वही सिचुएशन यहाँ पर वापस आ चुकी है। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर स्किल के बारे में आपको जानना है कि क्या होती है स्किल, स्टार्टअप, एमएसएमई और एंटरप्रेन्योर्स, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कुरुक्षेत्र मैगज़ीन नवंबर 2020 का संस्करण। जा कर के उसको देखिए, काफ़ी अच्छी मैगज़ीन वो यहाँ पर है। ठीक है, और राइट, इसके अंदर आपको और क्या पढ़ना है? देखिए, इंडिया के पास 487 मिलियन की वर्कफोर्स है। ओवर अ मिलियन जॉइन द लेबर फोर्स एवरी मंथ। तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हर महीने नए आते हैं जो कि वर्क फोर्स में ऐड होते हैं और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बढ़ावा देते हैं। इंडिया की रैंक है 78 आउट ऑफ 122 इन द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वाले पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। विद एटलीस्ट 20 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रिसेंट ईयर, इंडिया शुड बी डूइंग बेटर देन डैट। तो इंडिया उनसे भी अच्छा कर रहा है, अपने जो पड़ोसी देश हैं उन सबसे अच्छा कर रहा है। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि इंडिया को बनाना पड़ेगा एक स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम, जिससे कि जो यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड की जाए इन द रूरल सेक्टर, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, वो एंटरप्रेन्योरशिप करे। बेसिक मकसद ये है कि उनको बनाना है जॉब क्रिएटर, ना कि जॉब सीकर। तो जॉब सीकर नहीं बनाना है, जॉब क्रिएटर उनको बनाना है। उसके लिए जैसा मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज स्किल प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे। डिसेंट्रलाइज स्किल प्रोग्राम का मतलब यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क होगा और उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो आउटकम्स होंगे उनको ऊपर भेजा जाएगा। ओके, यहाँ पर वर्क होगा और पैसा जो प्रोवाइड होगा वो तो ऑब्वियसली सेंटर से ही प्रोवाइड होगा, बट पॉलिसी का फॉर्मुलेशन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, क्योंकि अब दिक्कत ऐसी ही है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने। प्रोग्राम का नाम है संकल्प। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, याद रखनी है। क्या फुल फॉर्म बताई? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन हैज़ बीन रोल्ड आउट
टू प्रमोट इंटर एरिया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्किल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिक मकसद ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है संकल्प प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्किल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, ओके। At present, Ministry of Skill Development and Government Entrepreneurship is responsible for national skill training policy and management and is aided by many institutions। तो बेसिक जो मकसद हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि वो स्किल डेवलपमेंट को ध्यान दे। इसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी स्किल डेवलपमेंट मिशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप, decentralized planning in skills is a concept already implicit in the skill development ecosystem in India। तो decentralized planning जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर पहले से ही चल चुकी है, क्योंकि हमने बना ली हुई है डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ पहले से ही बन चुकी हैं स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क पहले से ही चल रहा है, इसका मतलब डिसेंट्रलाइज्ड स्किल प्रोग्राम को हमने पहले से ही मदद दे रखी है। अब डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर्स को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर वर्क करेंगे स्किल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए। अब इस डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर के बारे में या DSCs डिज़ाइंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इतनी छोटी चीज़ एक छोटी स्कीम के अंदर आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। ऑप्शनल के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बट आपको इस सब के बारे में कुछ याद नहीं रखना कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता, ओके। तो फिर आपको और क्या देखना है, इस पिक को देखिए, न्यू एवेन्यूज़ थ्रू स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग के अंदर हमने ITIs खोले हैं, 5000 से ज़्यादा ITIs पिछले 5 साल में खोल चुके हैं। 15000 से ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग जो है ITIs प्रोवाइड करा चुके हैं अब तक इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। स्किल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल। असीम पोर्टल को आपको देख करके रखना है, क्या करेगा, जैसे ये पोर्टल है, इस पर आएगा बायर, ठीक है। इस पर आएंगे स्किल जिनको मिल चुकी है वो बंदे। तो अगर एक इंडस्ट्री को कोई स्किल वाले बंदे चाहिए तो वो इस पोर्टल पर ढूंढ सकता है। ब्रीजिंग करेगा डिमांड सप्लाई गैप इन स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है जी। ये देखिए, कैंडिडेट डाटा कमिंग फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल स्किलिंग स्कीम, वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा कि कितने जो बंदे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिनकी स्किल प्रोग्राम यहाँ पर चला हुआ है। और जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से अपने वर्कर्स को चूज़ कर सकती है कि हमें किस तरह की डिमांड के वर्कर्स चाहिए। इतना आपको इस वाले टॉपिक से याद रखना है बस, ओके। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ ख़त्म होती है, ऑलराइट। अगला जो टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 7, ये है आपका हार्नेसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब समझिए, इस चैप्टर को पढ़ने से अच्छा होगा कि आप कुरुक्षेत्र मैगज़ीन को देखें, क्योंकि वो पूरी इसी चीज़ के ऊपर थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र मैगज़ीन नवंबर 2020, ऑलराइट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, देखिए, दो तरह की पॉपुलेशन एक कंट्री में प्रिवेल करती है। एक होती है वर्किंग पॉपुलेशन, एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट जो कि कोई काम नहीं करते, और वर्किंग पॉपुलेशन जो कि वर्क करते हैं, इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इन दोनों की पॉपुलेशन में जो मैंने बताया कि वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडिंग पॉपुलेशन, जब भी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है डिपेंडिंग पॉपुलेशन से, तो हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ये कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो रहा है, यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ऑलराइट। तो ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इसमें हम वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं 15 से लेकर के 59 ईयर तक के जो बंदे हैं उनको, ठीक है। तो ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की परिभाषा आपको यहाँ देखनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड इट एंश्योर्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी एमंग ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सभी को साथ लेकर के चलना, और इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों तरह के एस्पेक्ट जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देखिए,
Inclusive growth in itself does not have the automatic mechanism to reach the deprived and helpless section of the society. Rather, it is the result of focused and deliberate course of action of the government. तो ऐसा नहीं है आप सीधे डिप्राइव्ड और हेल्पलेस सेक्शन जो है उसकी ऑटोमेटिकली जा कर के मदद करें, नहीं, आपने कोई स्कीम लॉन्च की है, उसका क्या अंजाम होगा टू द डिप्राइव्ड सेक्टर और द हेल्पलेस सेक्टर, ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। कोई स्कीम आपने लॉन्च की, उसका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो इतनी डीप में परिभाषा नहीं देखनी। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्वराज, ठीक है, डेमोक्रेसी और स्वराज हमारे दो लक्ष्य थे। ऑफ द कंट्रीज इवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी प्लान फॉर द अनप्लान्ड, हाउ वी प्लान फॉर द अनप्लान्ड एंड रीच टू द अनरीच्ड। हम किस तरीके से अनप्लान चीज़ को प्लान करते हैं और अनरीच को किस तरीके से रीच किया जाता है, ठीक है, जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते उनको किन तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो स्कीम्स के जरिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के जरिए पहुंचा जा सकता है। डेमोक्रेसी अपना लक्ष्य खो देती है, अपना महत्व खो देती है अगर जो उसके बेनिफिट हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। दस पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉलिसी इंटरवेंशन में, ताकि उनको पता लगे कि हमारे रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि ज़रूरी है सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ऑफ द कंट्री और द सिटीजन्स ऑफ डैट कंट्री। ओके, और राइट, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली यही देखा जाता है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कोविड-19 के बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फ्यू रिसर्चर्स ये कहते हैं हैव ऑब्जर्व डेटा 1% इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद 1% इंक्रीज इन जीडीपी। तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूं रूरल सेक्टर में या अर्बन सेक्टर में, अगर मैं 1% इंक्रीज़ करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 1% इंक्रीज़ होता है जीडीपी में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक। अब आपको एक लाइन ये भी याद रखनी है यहाँ से कि इंडिया को बनाना है फाइन। फाइन क्या होता है? फाइनेंस, इनोवेशन, नेटवर्किंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया को बनाना है फाइन। इसके लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की स्कीम्स पहले ही इंडिया लॉन्च कर चुका है। तो इंडिया को फाइन बनाना है। ओके, इतना आपको यहाँ से इसके बारे में जानना था। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है? अभी ये देखिए कि 62% पीपल ऑफ द कंट्री फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 ईयर, यानी कि 62% हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि इतना जो पीपल हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में हैं। ओके, तो 62% इस समय वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की। 2035 तक ये पॉपुलेशन 65% तक पहुंचने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या बताया? 2035 तक 65% पॉपुलेशन इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन होगी, ठीक। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो रूरल यूथ हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का विज़न भी है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने 3 बिल भी लॉन्च किए अभी अभी। देखिए, जिससे कि फार्मर अपनी सेल को कहीं पर भी बेच सकता है, मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उस तरह के 3 बिल्स हम पिछले 3-4 महीनों से पढ़ रहे हैं। कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ 3 बिल भी लॉन्च किए गए। ओके, तो और क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए, एक्टिव स्टार्टअप्स कितने हैं? 28,000 एक्टिव स्टार्टअप हैं DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो इतने ज़्यादा स्टार्टअप भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं अब तक के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ये है कि दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 5.5% है ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। टोटल वर्कफोर्स में इतने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जबकि इंडिया में ये 6.1% है। तो यानी एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज से 0.6% ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर। इस तरह का छोटा पॉइंट आपको यहाँ से निकालना था। कभी भी एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो लिखने को आए इस पॉइंट को लिखिए, ठीक है। अब ये नहीं देखना कि कितने मिलियन और कितने लाख जॉब्स चली गई और NSSO सर्वे के हिसाब से कितने नुकसान हुआ, ठीक है।
ओके, ये भी आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है, इतना हार्ड चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। और राइट, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर वीडियो सेपरेटली बन चुकी थी, आप उसको जा करके देखिए, नीचे लिंक पड़ा हुआ है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में यहाँ पर आप उस लिंक से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये गेम चेंजर कही जा रही है, उस वीडियो को देख करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर ये सब इतना ग्राफ आपको नहीं देखना कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और हमें कितने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में इन चीज़ों को नहीं पढ़ना होता। एनआरए के बारे में आप देखिए वहाँ पर जा कर के, यहाँ तक एनआरए की ही बात हो रही है। और राइट, तो पोस्ट कोविड अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस जो हैं वो भी अपने आप में काफ़ी हैं। पोस्ट कोविड अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस का मतलब ये हो गया कि कोविड-19 ने बहुत सारे सेक्शंस को हर्ट किया है। एमएसएमई कह सकते हैं, स्टार्टअप्स कह सकते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अपने घर को भी वापस गए, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, कोई वर्क नहीं है, जॉब लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों को दोबारा से उभारना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट कोविड सिनेरियोज़ को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एंटर कर रहे हैं इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। हम एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हैं और उसके लिए हमें सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है एमएसएमई सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए, विच प्रोवाइड ओवर 90% एम्प्लॉयज़। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही कर चुकी है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया गया और वहाँ से एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने की बात चल रही है। आपने अभी अभी एक पॉइंट और पढ़ा कि $1 ट्रिलियन का पैकेज और दिया जा सकता है एमएसएमई सेक्टर को, तो वो भी लिखिए आप यहाँ पर कि थोड़ा और इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। नया नया डाटा पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब क्या किया जाएगा, ठीक है। वर्किंग जर्नलिस्ट डिफाइन टू इंक्लूड डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एज वेल। तो ये और साथ में देखिए, और राइट, तो आपको बेसिकली यही समझना है कि देखिए, अभी मैंने बताया कि फार्मर्स के लिए वर्क किया, फार्मर्स के लिए 3 नए बिल लाए गए, ठीक है। इसी तरीके से लेबर के क्षेत्र में भी रिफॉर्म किए गए। क्यों किए गए ये सब रिफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस सिस्टम को लाने के लिए किए गए। लेबर रिफॉर्म्स के अंदर जो कई सारे लॉज थे, 29+ और 40+ लॉज यहाँ पर थे इंडियन सेक्टर में, उन सबको हटा करके 3 नए लॉज यहाँ पर लाए गए। बेसिकली 4 लाए गए थे, एक पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, 3 अब लॉन्च किए गए हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी नीचे लिंक में आपके पास है। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल। इन तीनों बिल्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए और अपने इकोनॉमिक करंट अफेयर सेक्शन में इन चीज़ों को कवर कीजिए, ओके। तो और क्या जानना है आपको इसमें, सीधे कंक्लूजन पर आइए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है मोदी जी का। इसके लिए 3F जरूरी हैं, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। इन तीनों को अपने फुल पेज पर ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3F के बारे में भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी कंक्लूजन वगैरह में इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ठीक है। और राइट, ये सब आपको नहीं देखना बिल्कुल भी, ठीक है। और राइट, तो यहाँ तक हम 7 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। ये सब भी देख लीजिए हाथों हाथ कि ई स्किल इंडिया के तहत इतने कोर्सेज का कैटलॉग बन चुका है। 5 लाख माइन्यूट्स ऑफ फ्री ई कंटेंट, 16 लाख प्लस माइन्यूट ऑफ ई कंटेंट, मिनट्स ऑफ ई कंटेंट वगैरह वगैरह। याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों को, ओके। तो इन चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश करें, ई स्किल इंडिया वगैरह को। बड़ी चीज़ें पढ़िए और छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से निकालिए अगर वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो, ओके। तो 7 आर्टिकल्स तक यहाँ पर कवर हो चुके हैं, बाकी के आर्टिकल भी धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक इन वीडियोस को दोबारा देखिए। और अगला जो आर्टिकल है वो यही है बेसिकली कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमें कम करना है स्किल गैप को। इसके बारे में भी हम थोड़ली डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।